धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वीडियो चैनल से मैं सोमरतुड़ी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिक्र करने आया हूं कि कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने के बहाने माननीय केजरीवाल जी और उनकी मंडली ने हिंदुओं के जख्मों पर, ये कश्मीरी हिंदू नहीं है, सारे के सारे हिंदुओं के जख्मों पर नमक लगाने का काम क्यों किया। पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि देखें। आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी को आए हुए लगभग एक दशक होने को है और आज के दिन आम आदमी पार्टी गैर कांग्रेस गैर बीजेपी के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी की ओर बनने जा रही है। और उसका लक्ष्य क्या है? 2024 में मोदी के मुकाबले अपने को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना। अब आप देखिए, कश्मीर फाइल्स के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, टैक्स फ्री करने के बारे में, उस पाखंड के बारे में आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। देश भर में यह चर्चा हो रही है। हर कोई जानता है कि इन्होंने खुद कई फिल्में अपने दोस्तों की टैक्स फ्री करी हैं दिल्ली में। कई फिल्मों को सोशल मीडिया में प्रमोट भी किया है। तो ये सब, अगर उनको ये इस बात में कोई अगर तथ्यों में कोई अगर दम होता तो इन फिल्मों को टैक्स फ्री नहीं करते अपने दोस्तों की। कह देते, उनको भी कहते जाओ यूट्यूब में डालो। लेकिन असलियत यह है कि उनका टैक्स फ्री करने न करने से कोई संबंध नहीं है। अगर वो टैक्स फ्री नहीं भी करेंगे तब भी लोग बड़ी संख्या में इसको देख रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं। उनका जो असली लक्ष्य है वो है हिंदुओं को टारगेट करके अल्पसंख्यक वोटों को एक मुश्त अपने पक्ष में करना। अब थोड़ा सा इनकी राजनीति के बारे में बता देते हैं कि जब पहली बार चुनाव लड़े तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। 5-6 महीने में ये सब कुछ दिन चली और सरकार टूट गई। अगले चुनाव से पहले उन्होंने एनालिसिस किया कि क्या क्या हुआ, क्या हो सकता है। तो उनको 2 फैक्टर नजर आए। एक तो यह है कि आप किसी को भी, जो एक गरीब तबका है, उसे कुछ लालच दे करके अपनी तरफ कर सकते हैं। दूसरा यह था कि जो अल्पसंख्यक वोट है उसकी एक टेंडेंसी है, जो भी पार्टी बीजेपी को हरा सकने की स्थिति में हो वह अपना एक मुश्त वोट उसको देते हैं और उसका कुछ परसेंटेज उन्होंने कांग्रेस से छीना था। जो इनके 25 और 26 करीबन जब पहली बार आए थे, तो अब इन्होंने क्या किया कि अगले चुनाव से पहले, जो मध्यावधि चुनाव हुए, उससे पहले उन्होंने इस वोट बैंक को पूरी तरह अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने कई डिस्क्रिमिनेशन किया, हिंदू मुस्लिम में जो है किसको तवज्जो देनी है, किसको नहीं देनी है। कोई विक्टिम है, अगर हिंदू है तो उसके लिए अलग पैरामीटर है, मुस्लिम है तो उसके लिए अलग पैरामीटर है। इस तरह उन्होंने मध्यावधि चुनाव से पहले सारा वोट जो कांग्रेस को जाता था, एक अल्पसंख्यक का कुछ वोट जाता, वो उन्होंने अपनी तरफ कर लिया और चुनाव के बाद कांग्रेस बिल्कुल कंगाल हो गई। वोट के हिसाब से वो 0 पे आ गई। अगली बार भी वो 0 पे ही आई। तो इनकी एक रणनीति है, जो खरीदा जा सकता हो फ्री के चक्कर में उसको खरीदा जाए और जो बीजेपी को हराने के लिए जो सशक्त है पार्टी, जो समुदाय बीजेपी को हराने के लिए इच्छा करता है, उसको अपने पक्ष में लाया जाए। उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करें। तो 2019 के जब चुनाव हुए दिल्ली विधानसभा के, तो लास्ट में उन्होंने कुछ हिंदू वोटों को एकदम बहुत ज्यादा नाराज ना हो तो उन्होंने थोड़ा ढोंग करना शुरू कर दिया कि अपने को हनुमान भक्त बताना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा कभी टीवी में पाठ किया। उसके बाद जब ये प्रचंड जीत, दोबारा तीसरी बार जीत गए,
दूसरी बहुत बड़ी जीत हुई है। तो उसके बाद एक घटना हुई कि इन्हें अब ये सब लग गया कि इतना वोट मेरा पक्का है, अल्पसंख्यक हो गया, और वो लोग, वो तबका जो फ्री के उसमें, उनके उसमें आता है, जहां से आ जाता है, ये मेरा पक्का है। तो उसके बाद उन्होंने जो कन्हैया कुमार और उमर खालिद के खिलाफ देशद्रोह का केस चल रहा था, वो केस की फाइल जो होनी थी, इसमें स्वीकृति दे दी, जो उन्होंने 2 साल से रोक रखी थी। 2016 के बाद ही कहीं होगा, तो उस पर उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। इससे जो लेफ्ट लिबरल गैंग है बहुत भड़क गया। जो उनके दोस्त थे, जो पूरा इकोसिस्टम था लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट, वो इनसे भड़क गए। और हालांकि वो दिल्ली में तो मजबूत ही करते हैं उनको, राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, लेकिन वो एक विकल्प ढूंढने लग गए। इसके बाद क्या हुआ कि अब हम पिछले साल की बात आते हैं। 2019 के बंगाल विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा हिंसा हुई, बीजेपी के बहुत कार्यकर्ता मारे गए, और चुनाव के बाद तो मिनी कश्मीर ही हुआ, कई लोग मारे गए, हत्याएं हुई हिंदुओं की, उनकी महिलाओं के साथ अनाचार हुआ, और उनको भाग करके, बहुत से लोगों को भाग करके असम में शरण लेनी पड़ी। इसके साथ ही जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, उनकी नजरों में ममता बनर्जी चढ़ गई। उनको लगा हाँ ये सही नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकती है। ममता न केवल हिंदू विरोधी है, बल्कि वो एक तानाशाह है। अपने विरोध को वो सहन नहीं कर सकती, उसको किसी न किसी रूप से वो दबाती है। अब इन्होंने ममता को शय देना शुरू कर दिया। उसके बाद से फिर डेवलपमेंट हुए, एक फ्रंट बनाने की कोशिश हुई, गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस का फ्रंट। जैसे इससे पहले कई बार हुआ, थर्ड फ्रंट हो गया, नेशनल जनता दल का नेशनल मोर्चा हो गया, इस टाइप की जो है एक और उन्होंने वो करी। और इसमें जो है ममता बनर्जी हो गए, चंद्रशेखर, वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, जो अपने को राजनीतिक रणनीतिकार कहते हैं, ये सब अपना वो चक्कर चलाने लग गए। इसमें स्टालिन भी शामिल हो गए, उद्धव ठाकरे भी शामिल हो गए। तो काफी महीनों से ये एक मोदी के खिलाफ एक घेराबंदी मोदी की होने लग गई। अब इस सब के बीच जो है, और ये मतलब इसका स्पष्ट वो था कि ममता बनर्जी को ही प्रोजेक्ट किया जाए मोदी के खिलाफ। एक्चुअली क्या था कि ये जो गैंग था पिछले 7-8 सालों से राहुल गांधी को मोदी के खिलाफ प्रोजेक्ट कर रहा था। उन्होंने लॉन्चिंग करी, रीलॉन्चिंग करी, 100 बार लॉन्चिंग करी, लेकिन राहुल गांधी असफल हुए। तो उनको ये विकल्प ढूंढना पड़ा। हालांकि बहुत बड़ा विकल्प था, क्योंकि कांग्रेस जो भी है, मृत भी है, तब भी जो है उसका अखिल भारतीय प्रभाव है। एटलीस्ट दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत को छोड़ करके और जगह थोड़ा तो प्रभाव है। दक्षिण भारत में भी, केरल में काफी कुछ है, तमिलनाडु में भले ही तीसरे चौथे नंबर की पार्टी है, और उत्तर भारत में या पश्चिम भारत में जहां जहां भी बीजेपी है सत्ता में, उसके सामने कांग्रेस है, या जहां कांग्रेस है बीजेपी है आमने सामने, तो वहां उसका प्रभाव है। लेकिन जो गैंग है, उनको लगा कि जो कुछ अब तक बचा भी है कांग्रेस में राहुल गांधी के होते, ये सब डूब जाएगा। तो उन्होंने ममता बनर्जी को शय देनी शुरू कर दी। अब इस सारे गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस जो गठबंधन की तरफ जो ये चर्चाएं चल रही थी, जो प्रयास किए जा रहे थे, इसमें केजरीवाल का कहीं नाम नहीं था। केजरीवाल की स्थिति लगभग कांग्रेस से बीजेपी जैसी हो गई थी। तो उनको लगा कि मैं जो कि सबसे बड़ा नेता हूं विपक्ष में आज की डेट में, राहुल गांधी से भी बड़ा हूं, और इस पूरे घटनाक्रम में मुझे क्यों नहीं लिया जा रहा। तो उनको तब फिर यह महसूस हुआ कि हां, मुझे जो है मेरे पास एक वोट बैंक तो है गरीबों का, जो फ्री बिजली की बात करें, फ्री पानी की बात करें,
या फ्री बसों की बात करें या तीर्थ यात्रा की बात करें, तो एक वर्ग तो उनके साथ ही है। वो पूरे देश में कहीं भी होगा वो मिल जाएगा। और अब समस्या जो थी अल्पसंख्यक वर्ग की, जो एक मुश्त वोट है उसे पूरे देश में लाने की, क्योंकि अल्पसंख्यक वोट बैंक जो है ममता का भी उतना ही है, बिहार में आरजेडी का भी वही है, यूपी में अखिलेश का भी वही है। ऐसे कई राज्य ऐसे हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, जो एक तरफा जाता है। अब इनके सामने प्रतिद्वंदिता हो गई है कि ममता बनर्जी मेरे खिलाफ न आ जाए। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ये जो प्लानिंग करी अपने को ज्यादा हिंदू विरोधी साबित करने के लिए, तो इससे बेहतर कोई अवसर नहीं था। आप सीधे सीधे आपने जिस कश्मीर फाइल के साथ, जिन कश्मीरी घटनाओं के साथ हिंदू जुड़ रहा था, काफी बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है, भले ही लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी कोशिश कर रहा है कि ये रुक जाए, ये इसको पहले उन्होंने बैन करने का प्रयास किया, सब कुछ किया, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग जुड़ रहा था, सारी भावनाएं उनकी तरफ जा रही थी। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके ये सब किया ताकि जो विरोधी है, इन सब का जो विरोधी वो इनके सामने आ जाए। बाकायदा विधानसभा में उन्होंने ठाके लगाए, उनके दुख दर्द पे जो है हंसी लगाई, पैशाचिक हंसी थी ये कोई आम बात नहीं थी, भले फिल्म के बहाने से ही, लेकिन ये हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को खुश करने के लिए असली निगाहें उनकी उस वोट बैंक पर थी जो इनको 2024 में चाहिए। तो ये आकस्मिक नहीं है, ये सोची समझी रणनीति है। और कहां विधानसभा में। तो अब आप देखिएगा, आप घटनाक्रम में आने वाले दिनों में घटनाक्रम पर नजर रखिएगा। और जो सेंटर ममता बनर्जी, जो ये लेफ्ट लिबरल गैंग जो ममता बनर्जी को जो बना रहा था सेंटर, ये शिफ्ट होकर के केजरीवाल की तरफ आ जाएगा। अब वो चाहते हैं कि 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल हो। दूसरी बात एक और है कि ममता बनर्जी कितना ही प्रयास करें, वह बंगाल से बाहर नहीं आ सकती है। इस बात को हर कोई समझता है, जो भी ये गैंग है वो भी इस बात को समझता है कि उनका लिमिटेशन है। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो उनकी भाषा है, उन्हें हिंदी नहीं आती। उनकी हिंदी और सोनिया गांधी की हिंदी लगभग समान ही है। और उन्होंने प्रयास बहुत किया, वो गोवा में आई और जगह कई उन्होंने प्रयास किए, लेकिन वो जीरो ही रही। यहां तक कि त्रिपुरा में भी, जो कि ईस्टर्न इंडिया है, वहां भी वो स्थानीय चुनाव में हारी। तो उनकी अपील ऐसी नहीं है, वो तानाशाह हो सकती है, क्रूर हो सकती है, एंटी हिंदू हो सकती है, लेकिन अखिल भारतीय उनकी अभी छवि नहीं है। और उनका गैर हिंदी भाषी होना बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन केजरीवाल के साथ ये प्लस पॉइंट है, केजरीवाल फ्लुएंटली हिंदी बोल सकते हैं। अब पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत से लेकर के उत्तरी भारत में हिंदी आमतौर पर बोली जाती, समझी जाती, और हिंदी का वर्चस्व है इस मामले में, बोलचाल के मामले में। ये नहीं कहता मैं भाषा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मामले में हिंदी का वर्चस्व है। तो अब उनको अब ये लग गया कि अगर एकजुट वोट, एक मुश्त वोट मुझे अल्पसंख्यकों का मिल गया और बाकी 20-30% और मिल गया, तो जब बहुकोणीय मुकाबला होगा, जैसे बीजेपी, यूपीए, एनडीए और थर्ड फ्रंट, तो उसमें से ये जीत सकते हैं, काफी सीटें जीत सकते हैं। और न सरकार बनाए, लेकिन प्रमुख पार्टी कांग्रेस को रिप्लेस करने के बाद जो है वो प्रमुख विपक्षी के रूप में उभर के आ सकती है। तो ये उनकी रणनीति है। और आप आगे देखते रहिए आप आगे 2-4 दिनों में, 1-2 महीने में, जो ये गैंग है, लेफ्ट लिबरल गैंग है, जो एंटी मोदी है, एंटी बीजेपी है, एंटी हिंदू है, वो इनकी तरफ झुकेगा। अब साइकिल जो है, साइकिल के पहिया यहां घूमेगा। धन्यवाद, नमस्कार। शेयर करिएगा, मेरा चैनल शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हैं, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।